अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं राव कमर रिजवान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। वालिद साहब का बिजनेस उरूज पर था और वालिदा घर गृहस्थी में खोई हुई थी। शौहर बिजनेस की मसरूफियात में उनकी जात से भी बेनियाज रहने लगे। तब भी वो पुरसुकून रहीं कि जीवन साथी की मोहब्बत पर भरोसा था। कभी सोचा भी ना था कि वो उनको धोखा देंगे। यकीन की शिकस्त से मोहब्बत की मौत वाक़े हो जाती है, तब जिंदगी नहीं लगती। मेरी माँ भी जब इस दुख से दो चार हुई, अपनी शिकस्त को बर्दाश्त न कर सकी और घर छोड़ देने का फैसला कर लिया। उन दिनों मेरी उम्र 5 साल थी। मुझे किसी दुख दर्द और ऊंच नीच की समझ न थी। वालिद शुरू दिन से मेरे लिए एक बेनियाज और मसरूफ शख्सियत थे। वो हमारी जिंदगी में मौजूद थे और नहीं भी। माँ एक पुरसुकून माहौल में जीने की आदी थी। उनकी शख्सियत में ठहराव था। मेरा वजूद और पुरसुकून घर ही उनकी कुल कायनात था। वो हलचल की आदी ही न थी। जब पता चला कि शौहर ने अपनी नौउम्र सेक्रेटरी से खुफिया शादी कर ली है, तो उन्होंने घर छोड़ने का फैसला कर लिया। वो ग्रेजुएट थीं और शादी से कबल रेडियो पर मुख्तलिफ प्रोग्रामों के लिए स्क्रिप्ट वगैरह लिखा करती थीं। उन दिनों ऐसे लिखारियों को बहुत कम मुआवजा मिला करता था। शादी के बाद उन्होंने इस मशगले को खैरबाद कह दिया और मुकम्मल तवज्जो अपने घर पर मरकूज कर दी थी। मुझे अम्मी साथ ले गईं। अब जाना कहाँ था और रहना कहाँ था, ये अम्मी ने ना सोचा तो बस ये कि तालीम याफ्ता हूं, कुछ न कुछ तो कर ही लूंगी। वालिद समझ रहे थे कि बच्ची की खातिर कभी न कभी हालात से थक हार कर आखिर ये उनकी तरफ वापस पलट आएंगी। लेकिन मेरी माँ भी जैसे फौलाद की बनी थी, हिम्मत न हारी। उनके पास काफी जेवर था, एक प्लाट भी उनके नाम था। बैंक में इतना रुपया मौजूद था कि 5 साल आसानी गुजारा हो सकता था। सबसे पहले वो अपनी एक पुरानी सहेली के पास गईं, जिस पर उन्हें भरोसा था। मैं उनको आंटी अजरा के नाम से जानती थी। वालिदा ने उन्हें अपने बारे में बताया। आंटी ने अम्मी को समझाया कि तुम सिर्फ अपनी जात के बारे में मत सोचो, अपनी बच्ची के बारे में सोचो, जिसको तुम्हारी अलहदगी के फैसले की वजह से बाप की शफकत और मजबूत तहफ़्फ़ुज़ से महरूम होना पड़ेगा। तुम्हें अंदाजा नहीं कि इसको आगे चलकर किस किस्म के हालात का सामना करना पड़ सकता है। जिस घर का सरबराह ना हो, वहां बच्चियों को गलत हाथों से बचाना महाल हो जाता है। माँ नौकरी करे या बच्ची की निगरानी करे। अजरा, तुम ऐसी खौफनाक बात बता रही हो कि मैं तुम्हारे घर में पनाह लेने आ गई। ऐसा ही है तो चलो, मैं चली जाती हूँ। तुम परेशान मत हो, मैं तुम पर बोझ ना बनूंगी। मेरे पास अभी काफी बैंक बैलेंस है। तुम्हारे पास तो महज इखलाकी सपोर्ट के लिए मैं आई थी। आंटी अजरा की आंखों में आंसू आ गए। कहने लगी, ऐसी बात नहीं है, तुम चाहे उम्र भर मेरे पास रहो, मुझे कभी बोझ ना लगोगी। मुखलिस दोस्त का सही बात समझाना फर्ज बनता है। ये तुम्हारी मर्जी है कि तुम जो भी अपनी जिंदगी का फैसला बेहतर समझो करो। आंटी ने अपने घर का ऊपर वाला हिस्सा रहने के लिए अम्मी को दे दिया, जो फर्नीचर से आरास्ता था। यूं हम उनके पास रहाइश पजीर हो गए। हम तकरीबन 6 माह आंटी के घर रहे। उनकी 3 गाड़ियां थी, एक शौहर ऑफिस ले जाते, दूसरी बच्चों के लिए और तीसरी वो अपने जेरे इस्तेमाल लाती थी। उन्होंने अपनी गाड़ी और ड्राइवर अम्मी के लिए वक्फ कर दिया कि जहां चाहें चली जाएं। ये सहूलत उनको हासिल हो। यहां हमें हर तरह का आराम था, लेकिन अम्मी की बेचैनी कम ना हुई। आंटी किराया भी ना लेती थीं और रोज खाने के वक्त इसरार करके बुला लेती थीं। तब अम्मी को एहसास होता था कि जल्द अज जल्द अपनी अलहदा रहाइश का इंतजाम कर लेना चाहिए। दोस्त इतना अच्छा और ख्याल करने वाला हो तो उसको तवील अरसे तक आजमाइश में डाले रखना ठीक नहीं होता। वालिदा ने मकान की तलाश जारी रखी। मेरी तालीम का हर्ज हो रहा था। बिलाखिर अल्लाह ताला ने सुनी और आंटी के भाई नासिर साहब ने, जो प्रॉपर्टी का काम करते थे, एक बहुत अच्छे इलाके में 12 मरले का छोटा सा बंगला नुमा मकान ढूंढ लिया। उन दिनों प्रॉपर्टी इतनी महंगी ना थी जिस कदर आज है। बहरहाल वालिदा को मकान पसंद आया। उन्होंने फौरन ही खरीद लिया, क्योंकि उनको खदशा था कि रखे हुए रुपए रफ्ता रफ्ता घटते ही रहेंगे। उन्हें कोई जॉब भी ना मिली थी कि आमदनी का दर खुलता। वालिदा ने एक छोटी सी सेकंड हैंड गाड़ी ले ली, खुद ड्राइविंग सीखी और एक अच्छे स्कूल में मुझे दाखिल करा दिया। यहां हमारा आबसना बेहतर साबित हुआ कि अच्छे और हमदर्द पड़ोसी मिल गए, जो छोटे मोटे मसलों में काम आते थे। अम्मी और मैं यहां अकेले रह सकते थे। ये लोग अपनों की तरह खबरगिरी करने लगे।
इधर की फिक्र से आज़ाद होकर अम्मी ने अपनी जॉब की फिक्र की, लेकिन मैं स्कूल से जल्दी घर आ जाती थी, इसलिए वो किसी ऑफिस में मुस्तकिल जॉब ना कर सकती थी। लिहाजा वालिदा ने इंतज़ार किया मेरी बड़ी क्लास में जाने का और इस जमा पूंजी से घर चलाती रहीं, यहाँ तक कि मैं 8वीं क्लास में आ गई। वो रेडियो स्टेशन सुबह चंद घंटों के लिए जाती थीं जब मैं स्कूल में होती थी। ऐसे प्रोग्राम में शिरकत करती जो सुबह के वक्त होते थे। ताहम अब टीवी का दौर आ चुका था। एक रेडियो प्रोड्यूसर ने मशवरा दिया कि आप टीवी में किस्मत आजमाई करें। वो वहां जाने लगी। स्क्रिप्ट एडिटिंग का थोड़ा सा काम मिल जाता, ताहम मुआविन के तौर पर बाकायदा जॉब ना मिली और ना अम्मी कर सकती थी। इसी तरह वक्त कटता रहा। अब बहुत कम सरमाया रह गया था। बहुत कफायत शुआरी से वक्त गुजारा। मेरी फीस, स्कूल का खर्चा, सभी अखराजात लाजमी थे। जब सरमाया सिफर हुआ तो वालिदा ने गाड़ी फरोख्त कर दी। वो रिक्शों में और मैं बस पर स्कूल आने जाने लगी। शुरू दिनों में डैडी ने 2-4 बार राब्ते की कोशिश की, लेकिन अम्मी ने उनसे सुलह ना की। वो मायूस होकर एक तरफ के हो गए। उनके दूसरी बीवी से बच्चे हो गए, तब वो उधर ही मगन हो गए। फिर हमसे कोई वास्ता ना रखा। अब हमारे हालात काफी दगरगुं हो गए थे। अब रोजो शब दाल रोटी की फिक्र के साथ मेरी पढ़ाई के खर्चे बढ़ने लगे। नौबत जेवरात फरोख्त करने तक आ गई। वालिदा को कोई माकूल मुलाजमत ना मिल सकी तो उन्होंने शेफ का कोर्स कर लिया और खाने की चीजें घर पर तैयार करके सप्लाई करने लगी। उस रोज सेकेंड ईयर का आखिरी पर्चा था। पर्चा खत्म हुआ। याद ना रहा कि आज बसों की हड़ताल है। सोचा अब कोई रिक्शा पकड़ना पड़ेगा। चंद कदम आगे चली, किसी रिक्शे का नामो निशान ही न था। सोचों में चलती जा रही थी कि एक बड़ी सी शानदार कार करीब से गुजरते हुए मुझे पैदल धूप में चलते पाकर ठहर गई। 4 कदम आगे चली तो कार की विंडो से एक तकरीबन 40-45 साला शख्स ने सर निकालकर कहा, बीबी मेरी गाड़ी में बैठ जाइए, जहां कहेंगी पहुंचा दूंगा। धूप काफी तेज है, हिद्दत से पैदल चलना दुश्वार होता है। मैंने नजर भरकर देखा, ये कोई जवान तालिबे इल्म न था, बल्कि कोई बिजनेसमैन, बाल बच्चेदार मगर अमीर आदमी लग रहा था। लिबास और वज़ाकता से अशराफिया में से मालूम होता था। गाड़ी भी चमकती हुई बड़ी सी शानदार और खुद भी मुतासिर करने वाली शख्सियत था। ड्राइविंग सीट पर उसका ड्राइवर बैठा था, जिसने उजली वर्दी पहन रखी थी। सोचा कि ये उम्र रसीदा शरीफ आदमी है और इस धूप में सवारी मिलने की नहीं है। रिक्शे वाले भी शायद सनस्ट्रोक से बचने को दरख्तों तले अपने रिक्शे खड़े करके उसी में सो रहे होंगे। तेजी से मैंने फुटपाथ से सड़क पर कदम रखे और गाड़ी के पास आ गई। ड्राइवर ने पिछली नशिस्त की तरफ इशारा किया और उतरकर दरवाजा खोला। मैं बगैर एक लफ्ज अदा किए गाड़ी में बैठ गई। पूरी सीट पर मैं ही मौजूद थी, दूसरा कोई ना था, जबकि वो दोनों आगे बैठे हुए थे। बेबी तालबा लगती हो, कहाँ जाना है? जी मेरा सेकेंड ईयर का आखिरी पर्चा था, मुझे आलिम रोड जाना है। मैं भी उधर ही जा रहा हूँ, वहां मेरे दोस्त का दफ्तर है। फिर गाड़ी में खामोशी तारी हो गई। मुझे गोया बातों में लगाकर मौसूफ ने गाड़ी को किसी और रास्ते पर डालने का ड्राइवर को खुफिया इशारा कर दिया था, जो मैं नोट ना कर सकी। कुछ देर अपनी सोचों में गुम रही। अचानक सोचों के भंवर से निकली तो सड़क पर निगाह डाली तो हैरान हुई कि कार तेजी से किसी दूसरे रास्ते पर बर्क रफ्तारी से दौड़ रही थी। मुझे अंदाजा हुआ कि हम शहर से काफी दूर निकल आए हैं। जब देखा कि ये कार तो बस चलती ही जा रही है तो मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ। बिलाखिर जुर्रत करके मैं चीख पड़ी, आप गाड़ी को यहीं रोक दीजिए, मुझे इसी जगह उतार दीजिए, मैं रिक्शा ले लूंगी। बीबी यहां तुम्हें कोई रिक्शा, कोई सवारी नहीं मिलेगी। मिलेगी या नहीं मिलेगी ये मेरा मसला है, बस आप रोकिए गाड़ी। ड्राइवर ने सड़क के बीच गाड़ी रोक ली। मालिक उतरा और पिछली नशिस्त की तरफ आकर दरवाजा खोला। मैं समझी मुझे उतारने को दरवाजा खोला है, लेकिन इससे कबल के मैं उतरती वो खुद मेरे बराबर बैठ गया और ड्राइवर ने तेजी से गाड़ी चला दी। अब कार और तेज फराटे भरती जा रही थी और उस शख्स ने मुझे अपने जोरे बाजू से काबू कर लिया था। उफ, क्या बताऊं कि मेरे दिल की क्या हालत थी। मैं चलती गाड़ी से उतरना चाहती थी, लेकिन उसने दरवाजे लॉक कर दिए थे। उसने मेरी एक न चलने दी। मैं हवास बाख्ता हो चुकी थी। ड्राइवर ने हाथ पीछे करके कोई शय दी जो उसने मेरी नाक में घुसेड़ दी। मैं तो खौफ से बेहोश होने लगी। उसने कसकर मेरे मुंह पर कपड़ा बांध दिया। गर्मी और हबस से दम घुटने लगा। हाथों, पैरों और जिस्म में जान ही ना रही।
मैं गिरने लगी। उसने मुझे जहां सीट से नीचे पांव रखते हैं तंग सी जगह पर हाथों से धकेल कर गिरा दिया और मुझ पर पांव रख दिए। मैं बेहोश हो गई। होश आया तो किसी दूर जगह बने एक बंगले के कमरे में मैंने खुद को कैद पाया। वहां कोई न था, बस एक खिड़की थी सलाखों वाली जिसके पट भिड़े हुए थे। मेरा दम घुट रहा था। मेज पर जग रखा था, उसमें पानी था और 7 गिलास धरा था। पानी गिलास में डाला और मैंने गटागट पी लिया। जरा होश बहाल हुए दरवाजा खटखटाया। जरा देर बाद मुझे कदमों की चाप सुनाई दी। फिर एक मर्दाना आवाज आई, क्या बात है, भूख लगी है तो खिड़की खोलो, मैं इधर से खाना दे देता हूं। ये एक पठान की आवाज थी। मैंने कहा, तुम कौन हो, दरवाजा खोलो। जवाब मिला, हम इधर का चौकीदार है, कमरे के बाहर ताला है, हमारे पास चाबी नहीं है, हम दरवाजा नहीं खोल सकता, बरामदे में आकर खिड़की से तुमसे बात कर सकता है। मैंने खिड़की के पट खोले तो उसमें अमूदी मोटी मोटी सलाखें करीब करीब फासले से लगी थीं। सीधी प्लेट भी नहीं गुजर सकती थी, सिर्फ हाथ बाहर कर सकते थे या गिलास गुजारा जा सकता था। वो घूमकर खिड़की के पास आ गया। उसके कंधे पर बंदूक थी और कारतूस चमड़े की पेटी में पिरोए हुए थे जो उसने गले से कमर तक लटकाई हुई थी। बोलो क्या चाहिए? नान और कबाब इस खिड़की से पकड़ लो। कमरे के 7 स्टोर हैं, वहां मेज पर बर्तन रखे हैं, वहां से प्लेट वगैरह ले सकती हो। गुसल खाना भी उसी तरफ है। मैं स्टोर में गई, वहां बड़ी सी ऊंची मेज रखी थी जिस पर कुछ बर्तन थे और एक स्टूल भी मेज के पास रखा हुआ था जिस पर बैठकर खाना खा सकते थे। एक तरफ दीवार में दरवाजा था, शायद यह गुसल खाना था। स्टोर नुमा कमरे में कोई खिड़की ना थी, अलबत्ता एक रोशनदान था जो पूरा खुला हुआ था। वहां से ही रोशनी और हवा आ रही थी। दफातन मेरे जहन में आया, अगर मेज को दीवार से लगा दूं और उस पर स्टूल रख दूं तो रोशनदान तक शायद मेरा हाथ पहुंच जाए, क्योंकि स्टोर के कमरे की ऊंचाई उस कमरे से कम थी जहां मैं कैद थी। यह ख्याल आते ही मैं कमरे में आई। मेरे हाथ में प्लेट थी। मैंने चौकीदार से कहा, अल्लाह का वास्ता है, मुझ पर तरस खाओ, मुझे इस जगह से बाहर निकालो। अगर तुम्हारी कोई बेटी है तो तुम्हें उसका वास्ता, मैं भी किसी की बेटी हूं। ये लोग मुझे धोखे से जबरदस्ती यहां बेहोश करके ले आए हैं, तो क्या तुम अपनी मर्जी से नहीं आया? नहीं बाबा, ऐसी जगह कौन अपनी मर्जी से आता है? मैं तो कॉलेज से अपना आखिरी पर्चा देकर बाहर निकली थी। बसों की हड़ताल थी, मुझे कोई सवारी ना मिली, उन्होंने मुझे जबरदस्ती अगवा कर लिया। ओ खाना खराब, हम समझा कि तुम अपनी मर्जी से आया है। ये लोग जो औरत या लड़की यहां लाता है वो सब अपनी खुशी और मर्जी से आता है। ये ठग लोग नहीं है। तुमने हमको बेटी का वास्ता दिया है, हमारी बेटी तो तुम जितनी है, मगर अब हम मजबूर हैं, हम तुमको नहीं निकाल सकता। पर तुम मुझे यहां से निकल जाने में मदद तो कर सकते हो ना? कैसे मदद कर सकता है? हम क्या तुम दीवार तोड़ सकते हो? हम तो दीवार नहीं तोड़ सकता। हम मुलाजिम है, अरसे से इधर ड्यूटी करता है। मुझे यकीन न था चौकीदार मेरी मदद करेगा, क्योंकि वो तो उन्हीं का आदमी था। लेकिन शायद वो एक अच्छा इंसान था, उसका ज़मीर जिंदा था। कहने लगा, तुम बताओ कैसे तुम्हारी मदद करूं? कोई भी बाहर निकलने का रास्ता नहीं है। मैंने कहा, स्टोर में एक रोशनदान है, मैं दुबली पतली हूं, मैं उसमें से गुजर सकती हूं। वो कहने लगा, हमारी शामत लाने का इरादा है तुम्हारा, पर हमको परवाह नहीं, उन लोगों का बहुत राज हमारे पास है। लेकिन बात समझो, यहां से बाहर निकलने के लिए रोशनदान तक तुम्हारा चढ़ना मुमकिन नहीं है। रोशनदान पर चढ़ जाओगी तो हम उधर से बांस की सीढ़ी लगाकर तुमको उतार लेगा। तुम भाग जाना, हम सेठ को बोल देगा कि तुम खुद भाग गया है। रात को 8 से 9 बजे तक हमको घर जाके खाना लाने की इजाजत है। हम तुम्हारे लिए भी खाना अपने घर से लाएगा। तुम कल सुबह से पहले अगर निकल सकती हो तो निकल जाओ। वो सुबह 10 बजे इधर वापस आ जाएगा। हमको नहीं मालूम तुमको इधर लाने का उसका क्या मकसद है। घर के साथ हमारे दोस्त का घर है, हम उसी से टैक्सी ला सकता है, वो टैक्सी चलाता है। मैंने खाना मेज पर धरा और मेज को दीवार की तरफ धकेलना शुरू कर दिया। मेज इतनी भारी और ठोस थी कि अगर कोई दूसरा वक्त होता वो मुझसे 1 इंच आगे न सरकाई जाती। लेकिन इस वक्त अल्लाह ने ऐसी हिम्मत दी कि मैंने पूरी कुव्वत से कभी एक तरफ से कभी दूसरी तरफ से उसको जरा जरा आगे सरकाना शुरू कर दिया, यहां तक कि मैं दीवार से लगाने में कामयाब हो गई। जरा देर को दम लिया, अब प्यास महसूस हुई। मैंने पानी पिया, नान का टुकड़ा तोड़कर मुंह में रखा, यूं आधा नान पेट में उतार लिया।
थोड़ी सी ताकत आई, स्टूल को घसीटा और उसको मेज पर रखने में कामयाब हो गई और फिर उस पर चढ़ गई। दीवार का सहारा लेकर दोनों हाथों से रोशनदान की चौखट पकड़ ली। पूरी ताकत लगाकर रोशनदान पर चढ़ी। वो काफी कुशादा था। मैंने देखा सामने बड़ी बड़ी मूंछों वाला बारोब शख्स रोशनदान पर नजरें जमाए था। मेज के घसीटने की आवाज सुनता रहा था। मुझे देखकर वो दीवार के करीब आ गया। बोला, मैं सीढ़ी ला रहा हूं, इधर ही रहना। अगर कोई आता नजर आए तो उतर जाना। दोपहर का वक्त था। वो 15 मिनट में सीढ़ी ले आया और दीवार से इस तरह लगा दी कि मैं रोशनदान से गुजरकर सीढ़ी को पकड़ सकती थी। कुछ मुश्किल तो हुई। मेरे पहलू रोशनदान से बाहर निकलते वक्त छिल गए, लेकिन मैंने हिम्मत न हारी। जब सीढ़ी के डंडे पकड़ लिए तो खान ने सहारा दिया और मैं बाहर आ गई। सीढ़ी से उतरकर उसने मुझे एक खुली गुड़िया की तरह जमीन पर रख दिया। कहा कि घर से चादर भी लेता आया हूं तुम्हारे लिए, ये ओढ़ लो, मैं सड़क पार करा देता हूं। उधर मेरा दोस्त टैक्सी लिए मौजूद है, उसमें बैठ जाना और घर का पता बता देना, वो तुम्हें तुम्हारे घर पहुंचा देगा। खान, तुम धोखा तो ना करोगे ना? मैं बहुत डरी हुई हूं। डरो नहीं, यह खान का वादा है। तुम हमारा बेटी है, वो आदमी हमारा दोस्त है, मगर समझो हमारा भाई है। तुमने धोखा खाया है तो अब डरना तो लाजिम है ना। अच्छा चलो अब जल्दी करो, अब देखो वो सेठ लोग आकर हमसे कैसी बाज पुरस करेगा, मगर परवाह नहीं है। जब तुम घर पहुंच जाओ तो हमको इस नंबर पर इत्तला करना। चलो जल्दी करो। वो आगे आगे और मैं उसके पीछे पीछे चादर में लिपटी चल रही थी। वहां आदम ना आदमजाद, अल्लाह जाने कौन सी जगह थी। खान सड़क के उस तरफ ही ठहर गया। सड़क मैंने अकेले पार की। सड़क के दूसरी जानिब टैक्सी में एक शख्स मौजूद था जो ड्राइविंग सीट पर बैठा था। उसने कहा, बेटी जल्दी करो। टैक्सी का दरवाजा खुला हुआ था। मुझे उसने पिछली नशिस्त पर बैठने का इशारा किया। कुछ आगे जाकर पूछा, किधर जाना है? मैंने रोड का नाम बताया। बोला, तुम तो बहुत दूर आ चुका है, हमको वहां तक पहुंचने में भी 1.5-2 घंटा लग जाएगा। तुम नीचे होकर बैठो, चाहता हूं कि तुमको कोई ना देखे। अल्लाह का शुक्र कि किसी ने ना रोका ना किसी ने देखा। यहां तक कि हम शहर में दाखिल हो गए। मैं चादर में अच्छी तरह खुद को लपेटे बैठी थी, चेहरा भी चादर में छुपा रखा था। जब वो रोड आया जहां से मेरा घर नजदीक था तो मेरी जान में जान आ गई। मैं रास्ता बताती जाती थी, वो टैक्सी को उधर मोड़ता जाता था, यहां तक कि मैं अपने घर के दरवाजे पर पहुंच गई। यहां रोक दे अंकल, मैंने कहा, यही मेरा घर है। उसने पूछा, अंदर कौन है? मैंने कहा, मेरी अम्मी है, तुम अभी उतरना नहीं। ये कहकर वो खुद उतर गया और दर पर दस्तक दी। अम्मी ने दरवाजा खोला। अम्मी बेहद परेशान हाल दिखाई दे रही थी। बाजी, आपका बेटी हम ले आया है, वो गाड़ी में बैठा है। अम्मी दौड़कर आई। मैंने उनको देखा तो चेहरे से चादर हटाई। कहां थी तुम? मेरी तो जान निकाल दी तुमने। मैं उतरी और घर के दरवाजे पर ही उनके गले लग गई। वो मुझे अंदर ले गई। भूल ही गई कि जो शख्स यहां तक लाया है वो बाहर खड़ा है। मैंने कहा, अम्मी सब बताती हूं, पहले इस अंकल का शुक्रिया अदा करें जो मुझे बड़ी मुसीबत से बाहिफाजत निकाल कर यहां तक लाया है। अम्मी को होश आया, दौड़कर बाहर गईं। कहा, भाई अंदर आ जाओ, कुछ पानी वगैरह पियो, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। वो बोला, हम जाता है बाजी, बस ये इत्मीनान करना था कि आपका बेटी सही जगह पहुंच गया है। वो अनजाना मुखलिस मोहसन बगैर कोई नाम लिए चला गया। अम्मी को अहवाल बताया, रोते रोते हिचकियां बन गई थीं। उन्होंने गले लगाया, वो भी खूब रोईं। फिर कहा, कल जब तुम ना लौटी मैंने शाम तक इंतजार किया। जब रात हो गई मैं तड़पने लगी। कभी सोचती थाने जाऊं, फिर सोचती क्या खबर तुम आ जाओ, पुलिस वाले तो और रुस्वा करेंगे। तुम्हारी 1-2 सहेलियों को फोन में लाया, बस ऐसे ही बात बनाकर तुम्हारा पूछा। अगर आज तुम ना आती तो मोहल्ले मोहल्ले तुमको ढूंढने निकल पड़ती, गली गली आवाज लगाती जाती। अब मेरा सब्र जवाब दे गया था। आज पहली बार एहसास हो रहा है कि मैंने तुम्हारे बाप को छोड़कर कितनी बड़ी गलती की थी। उनका साथ होता तो ये नौबत ना आती। माँ को इस बात का एहसास कितनी मुद्दत बाद हुआ था, और मुझे जब डैडी से बिछड़ी थी उस दिन से आज तक ये एहसास रात और दिन पल पल मेरे साथ रहा है कि ए काश मैं इस साहिबां तले होती जिसको बाप कहते हैं, और औरत समझती है कि बच्चे सिर्फ उसी को प्यारे होते हैं, हालांकि बच्चे बाप को भी प्यारे होते हैं। अल्लाह करे कभी किसी बच्चे की माँ उससे न बिछड़े और ना ही बाप जुदा हो,
कि अगर माओ के पैरों तले जन्नत है तो बाप का साया भी इतना ही ठंडा होता है जो बच्चों को जमाने की कड़ी धूप और सख्तियों से बचाता है। उसके बाद वालिदा ने मुझे आगे ना पढ़ने दिया और आंटी अजरा ने मेरा रिश्ता अपने भाई के बेटे से करवा दिया। अब मैं एक कामयाब अज़दवाजी जिंदगी गुजार रही हूँ, लेकिन आज भी वालिद की जुदाई की खलिश दिल से नहीं निकाल सकती। तहैया किया कि हालात जो भी हों, अपने बच्चों को उनके वालिद से कभी जुदा ना करूंगी। दोस्तों, ये एक तलख हकीकत है कि मर्द अपनी औलाद को सुख देने के लिए, उनकी ख्वाहिशात पूरी करने के लिए अपनी जवानी लगा देता है, दिन रात मेहनत करता है। लेकिन जब औरत कोई रोजगार हासिल कर ले, कोई जॉब कर ले, तो वो खुद को आज़ाद समझने लगती है और सोचती है कि अब वो अकेली रह लेगी। हालांकि ये उसकी गलत फहमी है। सभी एक जैसे नहीं, लेकिन अक्सर औरतें जब कुछ कमाने लगें तो उन्हें लगता है कि अब उन्हें मर्द की ज़रूरत नहीं। आप क्या कहते हैं इस बारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।